सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और सियासत चमकाने का काम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इस पर बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी की तरफ से वक्फ कानून पर बयान आया और वो कह रहे हैं वक्फ कानून मुसलमान और मुल्क के लिए खराब है, लड़ाई जारी रहेगी, कुर्बानी देनी पड़े तो देंगे। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट देख ली, आपने बयान सुन लिया। जो मेहमान हमारे साथ में उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता तौहीन सिन्हा जी मौजूद हैं, शुभ रास्ता जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हाजी मरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM की तरफ से, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, पहले कहा गया था जमीयत कोलकाता की तरफ से एक मैदान करबला बना देंगे, क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? किसी की जमीनें छीनोगे, किसी के हक हुकूक छीनोगे, वो क्या कहेगा? लड़ाई नहीं लड़ेगा, लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है उसका। जब आप सीधा सीधा प्रहार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया सही है, या भारतीय जनता पार्टी के लोग सही हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग के पक्ष में बोलने वाले लोग सही हैं। बाकी सब जो बातें हो रही है, खराब हो रहा है, वो हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो लोगों को भड़का रहे हैं। सुनो ना, आप अभी बोल रहे थे, आप भारत में रहते हैं, क्यों नहीं रहते? भारत हमारी जागीर है, हमारी बकौती है। आप संविधान मानते हैं? ये सवाल हमसे क्यों आप कर रहे हो? संविधान उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। हम तो मानते ही, हमारी कौम में। अब आप संविधान मानते हैं तो आपने कहा कि अगर आपसे कोई आपकी जमीनें छीनेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई आपसे आपकी जमीनें छीनेगा, हम लोग कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या हम ये कह रहे हैं कि मैदान करबला बना देंगे, कुर्बानी दे देंगे, ये क्या है? अरे साहब, क्या विरोध प्रदर्शन करना, क्या ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? किसी भी मामले को लेकर के बताएं हमें आप। नहीं तो विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या है? सुनो, जब आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे थे, आपने जब ढिंढोरा पीटा था, आपने जब ढोल पीटा था, तभी तमाम उलमा ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर तहरीकों तंजीमों के सरबराहों ने कह दिया था ना, चेताया था ना, चेतावनी दी थी ना कि भाई अगर आप ये सब करोगे तो हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तभी बात को मान लेते, कम से कम सड़क पर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके तो देखिए। इस तरह की बातें, ये भड़काने वाली बातों की कैटेगरी में आती है। और ये जब भड़काया जाता है ना, तो भड़काया जाता है तो उसी का रिजल्ट होता है ये मुर्शिदाबाद, जहां लोगों की जान जाती है, आज भी लोग घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर है। तौहीन सिन्हा जी, तौहीन सिन्हा जी, लोग तो सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, मुर्शिदाबाद की जनता ये सवाल पूछ रही है कि इस तरह की अगर भड़काऊ बयानबाजी होती है, मैदान करबला बनाने की बात होती है, कुर्बानी देने की बात होती है, ईंट से ईंट बजाने की बात होती है, सरकार क्या करती है? उससे पूछ रहे। तौहीन सिन्हा जी, देखिए, बताइए। असादुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो,
असदुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, इन दोनों को लंबे समय से आग से खेलने की आदत हो गई थी, लेकिन इन दोनों को चेतावनी देना चाहूंगा कि इस बार अगर आग से खेलेंगे तो आग की चपेट से बच नहीं पाएंगे, और ना तो टीएमसी बचेगी और ना इनकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बचेगी। ये बिल जो है, ये बिल कानून बन चुका है, दोनों हाउसेस में पारित हुआ है, और इसको किसी भी राज्य सरकार को बीच में मत बोलिए, आपको आपके हित के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि कानून जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये करबला कर देंगे। अब गुंडागर्दी कहां से हो गई? आपको चेतावनी एक शुभचिंतक के तौर पे, आपने शुरुआत में कहा चेतावनी दी थी हमने, अब अगर वो चेतावनी दे रहे तो गुंडागर्दी हो गई। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, लाशों पर राजनीति करते हो, आप बात कर रहे हो। देखिए, चेतावनी और धमकी में एक अंतर होता है। एक शुभचिंतक के तौर पे बता रहा हूं कि जो कानून दोनों संसद के दोनों सदनों से पास होकर, पारित होकर एक कानून बन चुका है, उसके खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट का कोई स्थान नहीं है इस देश में। 10,000 आपको पता होगा, 10,000 40,000 जो केसेस चल रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें 10,000 केसेस जो हैं वो केवल गरीब मुसलमानों के द्वारा फाइल किए गए। अरे अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं सबकी। प्लीज, ये क्या बीच में फ्रेम पे लाकर के क्यों? अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं, तो प्लीज प्लीज आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, मैं टीएमसी मैंने विशेष तौर पे टीएमसी और एआईएमआईएम को कहा था, ये मौलाना साहब कौन है? क्या ये एआईएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर उन दो पार्टियों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिलहाल जो है इस डिस्कशन में मुझे बोलने दे। बोलिए। देखिए, पिछले 2 महीनों में मुर्शिदाबाद में जो हमने हाल देखा है, ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। पिछले 10 दिनों से आपको याद होगा ममता बनर्जी किस प्रकार के बयान दे रही थी। आपको याद है, आज से 10 दिन पहले उन्होंने एक सभा में कहा था कि बीजेपी वाले लोग गंदा धर्म को मानते हैं। क्या कहने का अर्थ था उनका? सनातन धर्म गंदा है। इस प्रकार से ममता बनर्जी लोगों को उकसा रही थी। उनके जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है बंगाल में, सिद्दीकुल्ला चौधरी, जब एक वक्फ प्रोटेस्ट में वो जाते हैं, उसके बाद वक्फ प्रोटेस्टर्स को कहते हैं कि मुझे सीएमओ का, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कॉल आया है और वो बहुत खुश है यहां पे टर्नआउट देखकर। तो इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी होगी, इस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को ठप करेंगे, तो सरकार इस बार आपको ये खुली छूट नहीं देने वाली। मुर्शिदाबाद की बात करी, बंगाल की बात करी, कानून बन चुका है, ये कानून मुसलमानों के हित में है। ठीक है, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी के समर्थक भी है। बादल देवनाथ जी बताइए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? पूरी कर लूं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? ये जो भड़काने का सिलसिला एक के बाद एक हो रहा था, क्या उसी का नतीजा है ये इंसान? सर जी 4:55 से 5:10 हो गया, 15 मिनट मैंने सुना, 10 दिन से चल रहा था। और मैं आपको 1 मिनट टाइम मांगूंगा। 1 मिनट सर, प्लीज। बोलिए सर, प्लीज। रिक्वेस्ट, 1 मिनट मांगूंगा। पहला, मुर्शिदाबाद के बारे में पहले बता दूं, कल 120, आज 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परसों से डीजी, एसपी, डीएम सब मुर्शिदाबाद में है। हमारा 2 विधायक, एक सांसद जोंगीपुर में, वो घर घर में जा रहा है। दूसरा बात है, ये जो आपने जोगी जी का भाषण आपने सुनाया, ये जो आदमी का भाषण आपने सुना है, ये पूरे देश के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और बुलडोजर स्पेशलिस्ट है। और 1 हफ्ता पहले इनके स्टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में सर पायलट में हूं, ट्रैक पे रखूंगा। 1 मिनट मांगा सर, 1 मिनट मांगा। 69,000 रद्द हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ है। तीसरा, ये जो गिरिराज सिंह और सुकांत मजूमदार 2 मिनिस्टर ने बताया, बंगाल में गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, और सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं ममता बनर्जी बांग्ला को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बांग्ला में 10.5 करोड़ लोग, आपके पास तो जो भी एमएलए आते हैं वो भी तृणमूल में ज्वाइन कर लेता है, टीएमसी में ज्वाइन कर लेता है। आप लोगों के पास कोई नहीं रहता है। बंगाल और बंगाली संस्कृति को पूरे विश्व में ममता बनर्जी का नहीं हुआ पलायन, वहां पर पलायन नहीं हुआ, पलायन हो गया। 1 मिनट आपका हो गया, 1 मिनट आपका। इधर उधर जाएंगे तो मेरे को रोकना पड़ेगा। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? पलायन हुआ कि नहीं हुआ? करना चाहिए। पलायन हुआ? सर
कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ, आप बता रहे कुछ राइट, तो माना, राइट हुआ है। अरे कुछ तो हुआ माना है। बादल देवनाथ दा, बहुत हुआ बढ़िया, है। अच्छी बात मैं है, कम आपके से कम बात आईना मानने देख का रहे राइट हैं, हुआ आईना है। देखना शुरू कर दिया आपने। तो ये लेकिन भड़काऊ जो भड़काऊ बदमाशों भाषण की ने- वजह से हुआ ये। सर, जो बदमाशों ने अत्याचार किया, आग जलाई, हत्या किया, उन सारी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरे ममता तो दीदी इतनी 3 हिम्मत दिन कहां से से एक्शन आई, मूड में है। इतनी हिम्मत ममता कहां से आई दीदी वो नहीं 3 दिन बताया। से एक्शन मूड कहां में थी है। आपकी पुलिस सुन लीजिए, जब धीरे लोगों से को, बोल महिलाओं रहा को है। मारा जा रहा ममता था, दीदी बच्चे रो रहे सुन थे। लीजिए। आपको पता है, ममता छोटे छोटे दीदी बच्चे, हमारी एक्शन हमारी मूड में सहयोगी ने है रिपोर्ट दिखाई, और छोटे मुर्शिदाबाद छोटे में बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बचा लो, हमें ले जाएंगे यहाँ से। ये छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी। बंगाल में सिर्फ मुर्शिदाबाद ठीक में- है, अब मेरे को बताइए, एआईएमआईएम से हमारे साथ में हाजी महरुद्दीन रंगरे साहब, ये बताइए कि मुर्शिदाबाद टू हैदराबाद जो वक्त पर बयानबाजी दी जा रही है, ये भड़काने और उकसाने का काम नहीं है। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि संभल और ये ज्ञानवापी और ये ईदगाह ये हमसे छीन ली जाएगी। बिल्कुल, उन्होंने जो भी बात बताई और एक एक पॉइंट जो होते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। और उन्होंने आज जो सवाल भी खड़े किए, जो बताया कि जो संभल की मस्जिद है, जो हमारी मथुरा में जो हमारी ईदगाह है और जो काशी विश्वनाथ में जो हमारी मस्जिद है, तो ये सारी अब जो है वक्फ की संपत्ति रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सवाल मोदी जी से पूछा है। मोदी जी को या मोदी जी के जो मंत्री हैं उनको तो आपको डाउट का है, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सवाल है आपका? देखिए, एएसआई के जो प्रोटेक्ट में जो भी जितनी भी ये जो भी मोमेंट है वो सारे जो है वक्फ की संपत्ति नहीं रहेंगी, ये इस कानून में है। ये लाइन बिल्कुल लास्ट में जोड़ी गई है। इसके बारे में बाकायदा जो चर्चा हुई थी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उसमें भी ये सारी बातें लेकर आई थी। तो ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट का, जो ये संशोधन हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। अच्छा, सर ये बताइए, कोर्ट का फैसला आने तक क्या उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? ये बताइए। नहीं, नमाज पढ़ी जाएगी, सारी चीजें होंगी, मगर बात कोर्ट में तो मामला है ना सर, कोर्ट में तो भरोसा है ना? नहीं, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम कोर्ट में जो गए हैं वो इस देश के संविधान और इस देश के कानून की वजह से हम वहां पर गए हैं, और हमने उसका हवाला भी दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत ये गैर संवैधानिक बिल है। और ये काला कानून जो है, इसको फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में किया। तो हम अगर इस बिल के खिलाफ हम अगर अदालत में जाते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारा देश का संविधान, अच्छा, देश का कानून हमें इसकी इजाजत देता है। मगर मैं दूसरी बात हिमांशु भाई, जो हिंसा है उसको हम कभी समर्थन नहीं करते, हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से जब ऐसी बातें की जाती है, उसी का असर इन असाक्षर, इन जो बिना पढ़े लिखे लोगों पर पड़ता है और ये हिंसा करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं, हिंसा का कभी समर्थन हमारी पार्टी, हमारे बैरिस्टर, लेकिन आप बयान ऐसे देंगे? हम कोई भी बयान, ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देते, ना भड़काऊ बातें करते। जब ये कहा जाता है कि मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आपके पैनल में भी आपके भी लोग, बीजेपी के लोग जाएं, हमारे खिलाफ एफआईआर करा दें। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो, अगर हम सही बात कर रहे हैं तो हमारी ना अदालत कुछ कर सकती, ना देश का कानून कुछ कर सकता। हम ऑथेंटिक और सही तरीके से इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल बात है ये, बिल्कुल। चलिए ठीक है। शुभराष्ट्र जी, मुझे ये बताइए, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में बताइएगा। जब कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे आपसे छीन लिए जाएंगे, ये मस्जिदें आपके पास नहीं रहेंगी, और उसके बाद ये सारी हिंसा यहां पर हो रही है, इसका क्या असर पड़ रहा है और क्यों हो रहा है ये सब? हिमांशु जी, इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग इतने फालतू हैं कि वो पूरे समय टेलीविजन ऑन करके बैठे रहे और वो सुनते रहे कि इनके नेता क्या गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इनके खिलाफ जाकर के एफआईआर दर्ज करते रहे। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, इस देश में क्या नेताओं की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि उनके मुंह से कुछ निकले तो हम प्रामाणिक बातें ही कही जाए? ये बात तब से चली आ रही है। कई सप्ताह पहले ओवैसी जी खड़े होकर के पार्लियामेंट के सामने कह रहे थे कि हमारी मस्जिदें और हमारे दरगाह छीन लिए जाएंगे। आज तक उन्होंने कोई भी एक एआईएमआईएम ने कोई एक प्रपत्र जारी किया हो जिसमें कहा हो कि ये भारत सरकार ने ये सारे दरगाह, ये सारी मस्जिदें आइडेंटिफाई क्यों? आपके समय मैंने नहीं कहा था कुछ भी। अब सुनने का ताकत मादा भी रखिए। क्या आप लोगों ने कोई ऑफिशियल प्रपत्र जारी किया? ये देश के मुसलमान जानना भी चाहते होंगे, गरीब मुसलमान जरूर जानना चाहते होंगे कि एआईएमआईएम ने वैसी कौन सी मस्जिदें, दरगाह आइडेंटिफाई किए हैं जिसपे उनको लगता है कि भारत सरकार आकर कब्जा करने वाली है। ये किस तरीके की बहस है हिमांशु जी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। वक्फ संशोधन को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर आवाज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से रही। ये जितने तमाम स्कॉलर्स और नेता और राजनीतिक विश्लेषक
और जो अलग अलग पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं वकालत करने के लिए कि संशोधन नहीं होना चाहिए था, क्या उन्होंने एक साथ मिलकर के ये कहा कि भाई हमारे कम्युनिटी से आवाज उठ रही है, लेकिन उसका जवाब यह है हम संशोधन अगर करते हैं तो हम इन तर्कों पे करेंगे। क्यों भारत सरकार को आज आकर के इंटरवीन करना पड़ा? इतने सालों के बाद प्रावधान क्यों लाने पड़े? क्या वक्फ को लेकर के कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा कह सकता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि इस देश का एक अदद गरीब मुसलमान जो कि रिक्शा चलाता हो, जिसके बच्चों को वक्फ के प्रॉपर्टी और वक्फ की जरूरत हो, उन लोगों तक वो पहुंची चीजें? आप ही के शो में कल या परसों जब धर्म संकट शो पे बात हो रही थी, मैंने प्रामाणिक रूप से कहा था आज तक मुझे वो 10-100 मुसलमान नहीं मुझे कोई वक्फ दिखा सकता कि हम में ये हमारे प्रॉपर्टी की वजह से ये मुसलमानों ने देश की। आप क्यों मौलाना जी, आप क्यों परेशान हो गए? हाफिज नूर अहमद अजहरी क्यों आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो गया आपको पेट में? आप लोगों ने आज तक कितनी महिलाओं का भला किया है वक्त के जरिए? महिलाओं की प्रॉपर्टी क्या गलत लगा आपको? प्लीज बता दीजिए क्या गलत लगा। एक मिनट आपने सामने ले आइए। जब इस देश की तवायफों ने अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर दी, तब तो बड़ा ही करके उस प्रॉपर्टी पे बैठ गए। आज तक उनको रिसीट के अलावा तो कुछ दिया नहीं, और आज आपको दिक्कत हुई है जब 2 महिलाओं को कहा गया है कि बिल्कुल कंपल्सरी होगा उनका रहना। क्यों चीट रहे हैं? जहालत, आप केवल और केवल जहालत का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। मेरे बोलने के दौरान बोल करके जब आप बोल रहे थे तो मैंने कहा था कुछ, जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं, उनका ये कहना है कि आप गलत बात बता रही हो। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को छत पे भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, हालांकि ये उस संवेदनशील क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर पथराव हुए। ये उस संवेदनशील क्षेत्र, यही तो बात होती है, कहीं की बात कहीं पर आप पहुंचा देते हैं जरी साहब। अच्छा एक मिनट, फखरुल हसन चांद साहब, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। शुभरास्ता जी मैं आ रहा हूँ, नमाज पढ़ लेना भाई। फखरुल हसन चांद साहब, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में, लेकिन शुभरास्ता जी ने एक बात यहां पर कही कि बहुत सारे ऐसे हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको ये डर बताया जा रहा है कि भाई आपकी जमीनें आपसे छीन ली जाएंगी। हालांकि सरकार कह रही है कि इन्हें डर इस बात का है कि इनको इनकी जमीन मिल जाएगी और विरोधियों का वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए ये लगातार ये भड़काने वाली बात की जा रही है। सर, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, सरकार का जो डर है कि कहीं ये जमीनें हम ना दे पाए पूंजीपतियों को तो क्या होगा। वो गरीबों के लिए ये वक्फ बिल नहीं लेके आए हैं, ये सब जानते हैं। और ये बिल आखिर 11 साल की सरकार में क्यों नहीं आया, ये 11 साल बाद क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बहुमत से दूर हो गए। आप जो बंटवारा करना चाहते थे वो बंटवारा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में पीडीए ने आपको हराया और आपको डर है कि 2027 में भी आप ना हार जाए, इसलिए वक्फ संशोधन बिल आया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने की। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल एक कानून बन गया है, राज्यसभा लोकसभा से पास है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, और ये कह रहे थे कि इसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, मैं उस बात से भी सहमत हो जाता हूं। तो फिर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो राज्यसभा लोकसभा से पास है उसको लेके आप क्यों प्रदर्शन करते हैं? उसको लेके आप क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आप क्यों उसको मानने को तैयार नहीं? इस देश का संविधान वो सभी को असहमति का अधिकार देता है, और उस असहमति के अधिकार पे ही 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को भी चुनौती दी गई है, और वक्फ संशोधन बिल की वैधता को भी चुनौती दी गई है। इसलिए ये देश का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है। ये सवाल उलझ ना जाए, इसलिए सीधे पूछ लेता हूं, बताइए। जाती है, मानते नहीं है। तोहिन सिन्हा जी, मैंने देखे, जब मैंने 2 विशेष लोगों का नाम लिया था, सादुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी, इनके फितरत में ऐसा है ही नहीं कुछ कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करा सकते हैं। ये हिंसा भड़काने में माहिर हैं, इसीलिए इनका कोई भी प्रदर्शन इनके बातों के द्वारा, इनके ये जो जहर उगलते हैं उसके बाद कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहने लायक नहीं रहता है। इसलिए विशेष तौर पे मैंने 2 लोगों का नाम लिया था कि ये सावधान रहे, इस बार दोबारा दंगा ना भड़काए। बिल्कुल आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, महात्मा गांधी की तरह आप कीजिए, एक जगह पर बैठिए, आप आमरण अनशन करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं हिमांशु भाई इनकी जवाब दे दूं। आज तक देश की आजादी से लेकर अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए, सवाल का जवाब दे दूं, मैं सवाल का जवाब दे दूं। हम बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि बार बार टीएमसी के बारे में और एमआईएम के बारे में कह रहे हैं कि एमआईएम जो है प्रोटेस्ट करती है, दंगा करती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं हमारे किसी नेता पे, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुद यहाँ बैठा हूं पार्टी का,
आप ये बता दीजिए, हमारे पे एक दंगे का कोई केस अगर दर्ज हो, हमारे किसी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई दंगे का मामला दर्ज हो, तो आप जो फेक नैरेटिव दंगे की प्रतिनिधि आपकी पार्टी की है, आपके पार्टी के लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आपकी पार्टी के लोग देश में दंगा फैलाते हैं, आपकी पार्टी के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी लोग इस देश में नफरत का बाजार को इस भाषा को सपोर्ट करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। बांट देना चाहते हैं। अब बात होगी ना आपकी। हाँ जी, तुरंत इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं ना 11 साल ये से। सवाल तो वाजिब है। और शुभराज जी प्लीज इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगा। इनका ये सवाल था, अगर आपको लगता है 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हम क्या करते हैं, क्या आप सपोर्ट करते हैं ऐसी भाषा का? आपकी पार्टी में क्या कितने सारे आप यही हम जेल भी गए और बरी भी हो गए, तो मतलब गलती करी, जेल गए थे, ये भड़काऊ था, भड़काते हैं, ये बोलेंगे। पार्टी के लोग जो लगातार नितेश राणा और नवनीत राणा लगातार मुसलमान